हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित निठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि इनकम टैक्स एक्ट में जो कि बहुत सारे बिजनेसेस को रिलीफ देता है उनकी टैक्स लायबिलिटी एसरटेन करने में। आइए इसको इवेल्युएट करते हैं कि कौन कौन से केसेस में इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं टैक्स पेयर और कौन कौन से बिजनेसेस में जो है इस सेक्शन का यूज करके जो है हमें बहुत सारे कंप्लायंस से भी बेनिफिट मिल जाता है। तो वन बाय वन शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेशल प्रोविजन। इसको जो नाम दिया गया है स्पेशल प्रोविजन का नाम दिया गया है क्योंकि ये जो है फॉर स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ बिजनेसेस के लिए ही एप्लीकेबल है। राइट, सेक्शन 44 ए ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो इसको हम शॉर्ट वीडियो में कवर करेंगे, इसके जो मेन मेन एक्सपेक्ट हैं, ताकि आपका भी टाइम सेव हो और जो है इसकी जो मेन इंपॉर्टेंस है वो हमें बिल्कुल क्लियर आउट हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। स्पेशल प्रोविजन फॉर कंप्यूटिंग प्रॉफिट एंड गेन्स। कौन से केसेस में कौन से बिजनेस के प्रॉफिट एंड गेन्स की बात कर रहे हैं? जहां पे प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज, जो भी व्हीकल प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज के केसेस में जो बिजनेस कर रहे हैं, तो उन केसेस में जो उनका जो बिजनेस होगा, तो वहां पे ऑप्शन है कि आप जो है बिजनेस जो है उसका जो प्रॉफिट है एज पर सेक्शन 44 ए ई जो है हम उस पर टैक्सेशन दे सकते हैं। जिसका भी काम है वो अगर माल ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो प्लाइंग कर रहे हैं, चाहे वो हायरिंग चाहे वो लीजिंग बेसिस पे जो है माल ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वहां पे जो है उनको इस सेक्शन का बेनिफिट मिल सकता है। इसमें लिखा गया है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी कंटेन इन सेक्शन 28 से लेकर 43। ये जो हमारे सेक्शन है ये इनकम टैक्स एक्ट के जो है चैप्टर पीजीबीपी, जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसके सेक्शंस हैं जो कि सेक्शन 28 से शुरू होता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि सेक्शन 44 ए ई जो है वो कुछ और नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी, तो वो कुछ भी जो है ओवरराइड नहीं करेगा। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी, इन सेक्शन में जो लिखा गया है उसको कोई भी इंपैक्ट नहीं रहेगा। एसएससी वो ओन अप टू 10, यहाँ पे लिमिट दी गई है जो है 10 व्हीकल तक। एसएससी वो ओन्स अप टू 10 गुड्स कैरेज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ सच गुड्स कैरेज इज चार्जेबल अंडर हेड चार्जेबल टू टैक्स अंडर हेड पीजीबीपी। ये प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में जो है उसकी चार्जेबिलिटी होगी। किस तरीके से चार्जेबिलिटी होगी, उसका गेन, उसका जो प्रॉफिट है उसको कैसे कंप्यूट किया जाएगा, उसका मैकेनिज्म यहाँ पे दिया गया। उसको दो पार्ट में बांटा गया, फॉर हैवी गुड्स और फॉर अदर देन हैवी गुड्स। हैवी गुड्स कहा गया जिसका वेट जो है 12 टन से ज्यादा है, और अदर देन हैवी गुड्स जो कि 12 टन से नीचे के हैं। दो इन व्हीकल को जो है दो पार्ट में बांट दिया गया, जहां पे जो है 12 टन से ऊपर की कैपेसिटी पे और 12 टन से नीचे की कैपेसिटी पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन हैवी गुड्स व्हीकल की जो कि 12 टन से ऊपर के हैं। तो उस केस में क्या टैक्सेबिलिटी रहेगी? वहां पे 1000 रुपए पर टन के हिसाब से जो है ऑफ द ग्रोस व्हीकल वेट, जो भी उसका व्हीकल का वेट होगा, सपोज 12, अगर मान लेते हैं 15 टन उसका व्हीकल का वेट है, तो उस केस में 15 टन इंटू 15 इंटू 1000, तो वहां पे 15,000 जो है उसका हो जाएगा फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। यहाँ पे वैल्यू जो है निकालनी पड़ेगी, चाहे वो पार्ट ऑफ द, अगर उसने मिड ऑफ द ईयर में खरीदा सपोज, तो वहां पे जितने मंथ उसका रहा, तो उतने मंथ का जो है उतने पीरियड को जो है कंसिडर किया जाएगा। सपोज अगर 7 महीने 10 दिन रहेगा, तो वहां पे 8 मंथ्स को कंसिडर किया जाएगा। तो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 15 इंटू 1000 इंटू 8 मंथ्स, ये हमारी कैलकुलेशन बन जाएगी। ये हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा। और कहता है ये अमाउंट या फिर एक्चुअली अमाउंट अर्न, अगर एक्चुअली अमाउंट अर्न ज्यादा है तो वो भी हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। विच एवर इज हायर, जो दोनों में से हायर रहेगा वो जो है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी मान लिया जाएगा। राइट, सेकेंड पार्ट में कहा गया है फॉर अदर देन हैवी व्हीकल, जो कि छोटे व्हीकल हैं, उस केस में 7500 रुपए पर मंथ के हिसाब से। यहाँ पे सीधा टन का कोई हिसाब नहीं है, यहाँ पे 7500 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, जो हमने ऊपर एग्जांपल लिया था, और 7 महीने 10 दिन का अगर हम उसी को कंसिडर करें, तो यहाँ पे भी 7500, यहाँ की कैलकुलेशन हो जाएगी 7500 इंटू 8 मंथ्स, ये अमाउंट निकल के आएगा। और अमाउंट एक्चुअली अर्नड, जो ऊपर लिखा था सेम, विच एवर इज हायर, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा तो वो जो है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी का अमाउंट निकल के आ जाएगा उस केस में। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है
जिसमें हम बात करेंगे डिडक्शन डीम टू बी अलाउड अंडर द प्रोविजन सेक्शन 30 टू 38। इसमें मान लिया जाएगा कि सेक्शन 30 टू 38 की जो डिडक्शंस हैं वो अलाउ कर दी गई हैं, डीम टू बी अलाउड, राइट। तो यहाँ पे जो सेक्शन 30 से 38 की डिडक्शन है वो फर्दर अलाउड, उसके अलावा अब कोई भी डिडक्शन मतलब इन सेक्शन भी की जो डिडक्शन है वो अलाउड नहीं होंगी, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर जो प्रॉफिटेबिलिटी निकाली है वो अजम्पशन बेसिस पे निकाली है, इसलिए सेक्शन 30 टू 38 की डिडक्शन उस केस में नहीं मिलेगी। अगर एसएससी जो है फर्म है, अगर एसएससी जो है फर्म है, उस केस में फर्म के पार्टनर्स को जो सैलरी और इंटरेस्ट जो पे किया गया है उसकी डिडक्शन अलाउड होगी, लेकिन वो डिडक्शन जो है सेक्शन 40B की जो कंडीशंस हैं जो कि ऑन बुक प्रॉफिट के अकॉर्डिंग रहती है। ऑन बुक प्रॉफिट जब तो 3 लाख तक या फिर अप टू 3 लाख, और लॉस वाले केसेस में 1.5 लाख और 90% और अबव 3 लाख प्रॉफिट पे जो है वहां पे 40% की लिमिट रहती है। तो इस तरीके का जो सेक्शन 40B की जो लिमिट्स हैं उसके तहत ही जो है अलाउड होंगी डिडक्शन सैलरी और इंटरेस्ट टू द पार्टनर्स। वो किस केस में रहेगी? अगर एसएससी जो है फर्म है, मतलब फर्म के केस में अगर फर्म जो है क्रिएट करी हुई है और उस केस में बिजनेस जो है लीजिंग हायरिंग प्लाइंग का है, तो उस केस में जो है वहां पे अलग से जो है पार्टनर को जो सैलरी इंटरेस्ट जो है पे करा गया है उसकी डिडक्शन अलाउड होगी, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू कंडीशन ऑफ सेक्शन 40B, राइट। इसके अगले पॉइंट में बताया गया है कि WDV ऑफ द एसेट शैल बी डीम्ड टू बी कैलकुलेटेड एज इफ एसएससी हैज क्लेम। अगर इंस्टेड ऑफ सेक्शन 44AE अगर हम नॉर्मल कैलकुलेट करते और वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन जो है क्लेम करते, तो उस केस में जिस तरीके से हम काम करते और यहाँ पे जो है हमने जो है सेक्शन 44AE के हिसाब से जो है कैलकुलेट करा है, तो यहाँ पे WDV माना जाएगा कि यहाँ पे जो है ऑलरेडी जो नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से है उसके हिसाब से ही वहां पे WDV कैलकुलेट करा गया है, ये माना जाएगा, राइट। और इसके साथ ही ये बात भी कही गई है कि यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन WDV ऑफ फिक्स एसेट के लिए जो है एवरी ईयर जो है बुक्स बनाने की रिक्वायरमेंट जो है बेसिकली हमें WDV ऑफ फिक्स एसेट निकालने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज वहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि इस साल सेक्शन 44AE के अकॉर्डिंग जो है टैक्स लाइबिलिटी निकालें, लेकिन अगले साल जो है हम 44AB के अकॉर्डिंग नहीं निकाल रहे हो लाइबिलिटी, हम नॉर्मल प्रोविजन में जा रहे हो, तो वहां पे हमें WDV तो हर साल की निकालनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस साल हमने 44AE ऑप्ट किया होगा उसका जो इम्पैक्ट पड़ा होगा, हमने नेक्स्ट ईयर जो है हमारी WDV जो है रिड्यूस होके आएगी, तो हमें उस वैल्यू पे पहुंचने के लिए जो है हर साल WDV की कैलकुलेशन तो करनी ही होगी, चाहे हम 44AE ऑप्ट कर रहे हैं चाहे हम नॉर्मल प्रोविजन पे जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे लिया गया है कि डू नॉट नीड टू मेंटेन बुक्स तो नहीं बनानी, लेकिन WDV ऑफ फिक्स एसेट जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, राइट। इसके बाद ऑन सेल ऑफ डेप्रिशिएबल फिक्स एसेट सेक्शन 50 शैल बी अप्लाई। सेक्शन 50 की जो एप्लीकेबिलिटी रहती है, जब हम किसी फिक्स एसेट डेप्रिशिएबल फिक्स एसेट को बेच देते हैं, उस पे हम जो वैल्यू निकालते हैं कि उसकी सेल वैल्यू क्या है, उसकी WDV क्या थी, उसमें हमारी क्या प्रॉफिटेबिलिटी बन रही है, तो उसमें सेक्शन 50 जो है हमें बताता है, तो वो प्रॉपर अप्लाई रहेगा, उसकी एग्जिस्टेंस जो है सेक्शन 50 की जो है रहेगी। उसके बाद यहाँ पे बात करी गई है 44AE और 44AB की। जो 44AA है, जो 44AA है वो कहता है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि हमें उसके लिए जरूरत मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें फिक्स एसेट की WDV निकालने की जरूरत पड़ेगी। और साथ में यहाँ पे 44AB के बारे में जो कि ऑडिट के बारे में बात करता है, वो ऑडिट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब बेसिकली अगर हम कहें तो सेक्शन 44AA और सेक्शन 44AB दोनों की जरूरत यहाँ पे दोनों सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी नहीं है, लेकिन हमें ध्यान रखना है, अगर एसएससी कहता है कि जो मेरा प्रॉफिट है वो ऊपर जो लिमिट जो है सेक्शन 44
AE के प्रॉफिट जो निकल रहा है इसके अकॉर्डिंग, इससे भी कम मेरा प्रॉफिट है, तो अगर एसएससी चैलेंज करता है कि मेरा प्रॉफिट जो है सेक्शन 44 AE के जो प्रॉफिट निकल के आया है उससे भी कम है, तो उस केस में जो है उसको सेक्शन 44 AA भी एप्लीकेबल रहेगा, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बनानी होगी और उसको सेक्शन 44 AB के तहत ऑडिट भी करानी होगी। अगर वो सिर्फ तब है जब वो एसएससी कहता है कि मेरा प्रॉफिट जो है 44 AE के प्रॉफिट जो निकल के आया है उससे भी कम है, तब जो है एप्लीकेबल रहेगा, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो दोनों केसेस हमें समझने जरूरी हैं, कब हमारे लिए सेक्शन 44 डबल ए जो है इंपैक्ट में रहेगा और कब जो है ये दोनों के दोनों सेक्शन 44 डबल ए और 44 ए बी कब इंपैक्ट में रहेगा और कब इंपैक्ट में नहीं रहेगा। इसके बाद कहता है कि अगर एसएससी ने जो हम गाड़ियों की बात कर रहे हैं जो कि अप टू 10 जो हमने व्हीकल देखा, तो वो अगर हायर परचेज पे ली है और जो उसकी इंस्टॉलमेंट पे हो रही होगी, तो उस केस में भी माना जाएगा कि वो पर्सन, वो एसएससी जो है उसका उस गाड़ी का ऑनर है। राइट, किसी ने गाड़ी परचेज करी, उसकी 3 साल की किस्त जो है बांध दी, तो उसको जब उसने गाड़ी परचेज करी वहां से ही एप्लीकेबिलिटी मान लेंगे। मान लो बिजनेस स्टार्ट किया और 5 जो है उसने गाड़ियां परचेज करी, 5 व्हीकल उसने परचेज कर लिए, तो 5 व्हीकल 5 के 5 व्हीकल जो हैं वो लोन पे हैं, उसकी इंस्टॉलमेंट जा रही है, हायर परचेज के थ्रू जो है उसने लिया है, तो वहां पे 5 व्हीकल का जो है वो ऑनर माना जाएगा और जो है उसको सेक्शन 44 AE के तहत वो कंप्यूट कर सकता है अपनी लाइबिलिटी। राइट, यहाँ पे ये क्लैरिफाई करने की कोशिश करी है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है कि इसके ऊपर एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी रहेगी कि नहीं रहेगी, तो यहाँ पे कहा गया है कि एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी जो है इस केस में रहेगी। सेक्शन जो है एडवांस टैक्स का रहता है, वहां पे 10,000 से ऊपर की जो है टैक्स लाइबिलिटी पे जो है हमें एडवांस टैक्स पे करना होता है, तो हमारी अगर लाइबिलिटी जो है उस तरीके से बनती है एडवांस टैक्स की, तो उसकी भी एप्लीकेबिलिटी इस सेक्शन में रहेगी। सेक्शन 44 AE में भी जो है एडवांस टैक्स अगर लाइबिलिटी बन रही है तो पे करनी पड़ेगी। तो ये सारे पॉइंट जो है हमने डिस्कस करे कि 44 AE जो है कौन कौन बेनिफिट ले सकता है, हमने वो देखा। ठीक है, अप्लाइंग हायरिंग लीजिंग के केस में। उसके बाद हमने देखा कि 20 से लेकर 43C को जो है वहां पे नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कंट्रेरी, ठीक है, उसको इम्पैक्ट नहीं करता। उसके बाद एसएससी जो है 10 गाड़ियों तक जिसके पास है वो जो है इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकता है। कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि किस तरीके से बेनिफिट ले सकता है, उसकी कैलकुलेशन में देखी कि हैवी व्हीकल है तो वहां पे जो हैवी व्हीकल किसको कहेंगे, जो 12 टन से ऊपर की गाड़ी है, और उस छोटी गाड़ी को अदर देन हैवी व्हीकल। तो बड़ी गाड़ी के लिए क्या था, 1,000 रुपए पर टन और फॉर एवरी मंथ, इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, या फिर एक्चुअल अमाउंट अर्न विच एवर इज हायर वो लेके चलेंगे। और अगर छोटी गाड़ी है तो 7500 रुपए पर मंथ और एक्चुअल अमाउंट अर्न विच एवर इज हायर ये लेके चलेंगे। उसके बाद डिडक्शन जो है सेक्शन 30 से लेकर 38 तक की नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर फर्म है तो फर्म के केस में हमने देखा कि वहां पे जो है वहां पे फर्म अगर जो सैलरी और इंटरेस्ट पे कर रही है पार्टनर को, उसकी डिडक्शन जो है अलाउड होगी, लेकिन वो लिमिट जो सेक्शन 40B में लिखी गई है, जो हमने यहाँ पे बुक प्रॉफिट की बात करी, उसके तहत ही जो है वो सैलरी और इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा। तो उसके बाद हमने WDV की बात करी। WDV जो है मानी जाएगी कि जो नॉर्मल एसएससी नॉर्मल अगर हम कैलकुलेट करते तब जो WDV आती वही हम WDV मानेंगे। यहाँ पे डीमिंग जो है लगाई गई है और साथ में यहाँ पे कहा गया है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन WDV ऑफ द फिक्स एसेट जो है वो निकालनी पड़ेगी। और जो सेल ऑफ फिक्स एसेट के जो प्रोविजन रहता है सेक्शन 50 के तहत, वो भी अप्लाई रहेगा। और उसके बाद हमने बात करी थी 44 डबल ए और 44 AB की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी, लेकिन अगर एसएससी कहता है कि मेरा प्रॉफिट जो है सेक्शन जो ऊपर जो हमने कैलकुलेशन करी 7500 पर मंथ इंटू नंबर ऑफ मंथ्स, या फिर 1000 इंटू 1000 रुपए पर टन इंटू नंबर ऑफ मंथ्स के अकॉर्डिंग जो हमने कैलकुलेशन करी, तो वो अगर कहता है एसएससी कहता है उससे भी कम प्रॉफिट है, तो उस केस में जो है अकाउंट्स भी ऑडिट करानी पड़ेगी और बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बनानी पड़ेगी। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर लीज पे है, गाड़ी लीज पे ली है, तो उस केस पे भी जो है उसको ऑनर माना जाएगा, डीम टू बी ऑनर माना जाएगा। और एडवांस टैक्स की लास्ट में हमने बात करी कि एडवांस टैक्स की लायबिलिटी भी इस केस में रहेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा सेक्शन बन जाता है, जो कि काफी केसेस में जिसका ये बिजनेस रहता है अप्लाइंग हायरिंग और लीजिंग का, उसको जो है ये प्रोविजन जो है बहुत ज्यादा कई बार बेनिफिट देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। राइट, तो आज की इस डिस्कशन को यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।